हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अपेक्षा हुड्डा। अपेक्षा, आई एम वेरी प्राउड टू टेल कि हमारे एनआईटी के फर्स्ट बैच से एमबीए पास आउट हैं। बाद में आपने एफएमएस दिल्ली से अपनी पीएचडी की और अभी ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में अंदर फैकल्टी मेंबर हैं। अभी रिसेंटली डॉक्टर अपेक्षा के दो पब्लिकेशन आए हैं, मेटासेम के ऊपर है ये। पहला है इनका इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में, ए स्टार जर्नल है। और दूसरा है ऑस्ट्रेलियन जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ए कैटेगरी जर्नल है एबीडीसी में। सो हमें लगा कि हम इस पे थोड़ा बात किया जाए कि मेटासेम क्या है, मेटा एनालिसिस क्या है, पेपर कैसे डेवलप करना है। सो इसके ऊपर आज हमने अपेक्षा को बुलाया। सो अपेक्षा, ओवर टू यू। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर अपेक्षा हुड्डा। और सर ने मेरा ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। आई डोंट थिंक सो कि मुझे और इलैबोरेट वे में बताना होगा। एंड थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि मैं सबके साथ नॉलेज शेयर करूं, क्योंकि जो भी सीखा है आप ही से सीखा है। तो आई थॉट कि बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो थोड़ा सा नॉलेज शेयर किया जाए, आप लोगों को बताया जाए कि कैसे मेटासेम एनालिसिस या मेटासेम स्टडीज करनी चाहिए। ठीक है, मेरा इंट्रोडक्शन सर ने बता ही दिया। वैसे बैकग्राउंड वाइज मेरा बीटेक है, फिर एमबीए, पीएचडी, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है 1.5 ईयर का। और उसके बाद फिर एकेडमिक्स में इवेंचुअली आई लैंडेड अप, पीएचडी किया। अब एट प्रेजेंट मैं ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में डेटा साइंस की फैकल्टी हूँ। तो वंडरफुल। सर अब सो तो अपेक्षा, आई थिंक जैसे वी शुड सबसे गो। पहले हम बात करते हैं तो एक सवाल ये आता है कि मेटा एनालिसिस और मेटा सैम में क्या डिफरेंस है, कौन सा कहाँ यूज किया जाता है। सर अच्छा क्वेश्चन है काफी, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को यही बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हमें मेटा एनालिसिस करना चाहिए या हमें मेटा सेम करना चाहिए। तो मेटा एनालिसिस बेस है और उसके एडवांस फॉर्म हम कह सकते हैं मेटा सेम है। जैसे कि हम लोग सब क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं, तो रिलेशनशिप्स चेक करते हैं हम रिग्रेशन के थ्रू। तो जो रिग्रेशन के थ्रू रिलेशन चेक हो रहे हैं वो काम मेटा एनालिसिस कर रहा है। और जब हम लेटेंट वेरिएबल के मॉडल्स बना रहे हैं, जैसे यूटाउट बेस्ड मॉडल या टैम बेस्ड मॉडल या वट एवर, डीएम एंड आई सक्सेस मॉडल, तो जहाँ लेटेंट वेरिएबल्स हैं देयर वी आर मेकिंग यूज ऑफ सेम। सेम कॉन्सेप्ट चलता है मेटा एनालिसिस और मेटा सेम में। तो जब हमें पास्ट ऑलरेडी, आई मीन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स होती हैं, सिर्फ पर्टिकुलर सिंगल रिलेशनशिप्स का हमको चेक करना है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव है। क्योंकि नॉर्मली व्हेन वी गो फॉर मेटा एनालिसिस, मेन रीजन इज वी आर नॉट क्लियर वेदर, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ रिलेशनशिप से, सिंस वी ऑल आर वेरी मच अवेयर अबाउट द टैम मॉडल, अगर हम बोलते हैं कि परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी इज हैविंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद बिहेवियरल इंटेंशन, तो कई स्टडीज ऐसी भी है जहाँ पे इनका रिलेशनशिप नेगेटिव भी है। कई स्टडीज ऐसी भी है जहाँ पे इनका रिलेशनशिप इनसिग्निफिकेंट है। तो बहुत कंफ्यूजन रहता है लिटरेचर के अलग अलग फाइंडिंग्स में कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है। तो जब आप सिंगल रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हो तो आप मेटा एनालिसिस यूज कर रहे हो, जिसमें आपका बेसिकली रिग्रेशन ही चलता है। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स और वो सब कोरिलेशन कोफिशिएंट्स पे आप काम करते हो। मींस आपके पास एक फुल फ्लेज मॉडल नहीं है, ठीक है। सिंगल सिंगल इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स पे काम कर रहे हो और फिर उनका पब्लिकेशन बायस वगैरह सब निकाल रहे हो। तो जब बात करते हैं इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स का, तब हम मेटा एनालिसिस करेंगे। पर जब आपके पास होलसम पूरा एक मॉडल है, जैसे कि हम सेम में बनाते हैं, तो वहां पे हम यूज करेंगे मेटा सेम। कि आपके पास 4-5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एंड दे आर लीडिंग टू सर्टेन डिपेंडेंट वेरिएबल, और आप वो सारा का सारा कलेक्टिवली चेक कर रहे हो रिलेशन, तो वहां पे आप लगाओगे मेटा सेम। तो आई थिंक मेटा एनालिसिस और मेटा सम का कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए। व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडिविजुअल रिलेशनशिप, आप मेटा एनालिसिस लगाओगे। पर जब आप पूरा एक मॉडल कलेक्टिवली स्टडी कर रहे हो तो आप मेटा सम लगाओगे। ओके। तो ये दोनों का मेन डिफरेंस रहेगा। अपेक्षा, हाँ यहाँ जी पे एक सर। क्वेश्चन ये आता है कि जैसे आपने कहा मॉडल पे काम करेंगे, तो मॉडल हमारे पास खुद से होता है या हम बनाते हैं वो मॉडल। अनदर गुड क्वेश्चन सर। सर दोनों चीजें हैं। वैसे नॉर्मली जब हम मेटा सेम करते हैं तो हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल्स ही लेते हैं, ठीक है, और उनके अंदर हम कुछ ट्विकिंग करते हैं। मान लो टैम मॉडल है, टैम मॉडल के अंदर हमको कोई फोर्थ वेरिएबल डालना है, तो हम पहले मेटा सेम ही करेंगे। पहले ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टडीज देखेंगे, फिर मेटा सेम के बेस पे हम फोर्थ, मान लो मैंने डाला say we are adding satisfaction, something like that. या For ट्रस्ट। example, satisfaction we are taking, or maybe trust. So one of the paper which I recently published वो trust के बारे में है कि यूटाउट मॉडल के अंदर ट्रस्ट को इंटीग्रेट किया जाए। तो ओके। हमने क्या किया, पहले यूटाउट मॉडल की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप थी वो देखी, और फिर ट्रस्ट की विद बिहेवियरल इंटेंशन देखी, ओके। ठीक है।
जब हम मेटा सेम करते हैं तो आपको जो भी नया वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो उस वेरिएबल की रिलेशनशिप डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ तो देखनी ही देखनी है, लाइक ट्रस्ट की बिहेवियर इंटेंशन के साथ देखोगे, प्लस ट्रस्ट की हर इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ भी देखोगे। तो मॉडल आपके मोस्टली मेटासेम में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ही होते हैं, क्योंकि जब आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप या मॉडल ही नहीं होंगे आप मेटासेम लगा भी नहीं सकते। मेटासेम इज ऑल अबाउट आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टडीज को समराइज कर रहे हो और उसके ऊपर कुछ कुछ मेथड्स लगा के अपना आउटकम निकाल रहे हो। ओके। उसके लिए अंदर लेकिन जितने भी आप कोई भी एक्सटेंशन देखो, चाहे यूटाउट मॉडल का एक्सटेंशन देखो, टैम का देखो, सब में क्या तरीका होता है, आप पहले मेटा सेम करते हो, नया वेरिएबल डालोगे फिर मेटा सेम करोगे, उसके बाद फिर रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट आते हैं तो आप बोलते हो नाउ मॉडल इज चेंज, और फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आप उसके ऊपर फिर फर्दर वैलिडिटी करते हो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके। आप क्या करोगे, फील्ड में जाओगे, क्रॉस सेक्शनल या टाइम सीरीज जो भी स्टडी करनी है डेटा कलेक्ट करके फिर उसको फर्दर वैलिडेट करते हैं। ओके। तो जो आपका क्वेश्चन था कि मेटासम में नया मॉडल रहेगा कि पुराना, पुराने मॉडल्स होते हैं उनमें आप चेंजेस करने के लिए मेटासम ओके। क्या हटेगा या तो क्या ऐड। तो अपेक्षा, इसमें जो नया वेरिएबल आप लेंगे वो आपके नॉमोलॉजिकल नेटवर्क से ही आएगा, तभी स्टडी मिलेंगी आपको? तो सर आप हमें लिटरेचर के बेस पे स्टडी करना पड़ेगा। जैसे मान लो मेरे को आप लाइक ट्रस्ट का एग्जांपल लेके चलते हैं, हम्म। तो हमारे दिमाग में कैसे आया ट्रस्ट, बिकॉज सिंस ट्रस्ट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट डिटरमिन इंटेंशन टू अडॉप्ट द सिस्टम। तो हम्म। हमने पहले लिटरेचर रिव्यू किया इसका डिटेल में कि हम्म। वाकई ट्रस्ट का इम्पैक्ट आता भी है बिहेवियर इंटेंशन पे कि नहीं, क्योंकि अगर लिटरेचर ये कह देगा ट्रस्ट का कोई इम्पैक्ट ही नहीं है तो फिर तो मॉडल में डालने का फायदा ही नहीं है। हम्म। तो आप पहले पूरा प्रॉपर एक लिटरेचर एनालिसिस करो, पूरा लिटरेचर रिव्यू होगा। हम्म। उसके बाद फिर आप स्टडीज देखोगे कि ट्रस्ट और बिहेवियरल इंटेंशन की कितनी स्टडीज हैं, ऑल हम्म। क्वांटिटेटिव, हम्म। क्वालिटेटिव नहीं। तो क्वांटिटेटिव देखोगे क्योंकि मेटा सेम कर रहे हो या मेटा एनालिसिस आपको कोरिलेशन चाहिए, आर हम्म। स्मॉल आर चाहिएगा आपको। तो जब तक वो नहीं होगा आपके पास कोरिलेशन आप कर नहीं पाओगे। लेकिन कोई भी वेरिएबल इंट्रोड्यूस मॉडल में करने से पहले आपको एक थॉरो लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा उस वेरिएबल का। आप अपनी हम्म। तरफ से कुछ भी नहीं डाल सकते। मेरा मन कर रहा है कि हैप्पीनेस डाल देते हैं टैब में, वो आप नहीं डालोगे जब तक आपके पास एक उसका सपोर्ट नहीं होगा लिटरेचर से। तो आपको एक करेक्ट। बार थॉरो एनालिसिस करना है। और हैप्पीनेस का सिर्फ इंटेंशन से नहीं, सारे जितने इंडिपेंडेंट मीडिएटर सबसे रिलेशन आपके पास होना चाहिए पूरा। सबका रिलेशन होना चाहिए आपका, ओके। तो और अपेक्षा। मिनिमम रिलेशन आपके होने। हाँ जी सर। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। तो मिनिमम आपका 3 रिलेशंस तो होने चाहिए, मतलब 3 स्टडीज तो आपको चाहिए। हैप्पीनेस इफ यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन टैम तो आपको मिनिमम आपका रिलेशन 3 स्टडीज में होना चाहिए हैप्पीनेस का, विद ऑल 3 टैम इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब टोटल 4 वेरिएबल्स के साथ आपकी 3 स्टडीज होनी चाहिए। ये तो राइट। आप रन नहीं कर सकते रन नहीं कर मेटासेम, पाओगे। ओके। तो अपेक्षा, एरर आ इससे जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं कि आपने जैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहा, तो वो किस तरह का लिटरेचर आपने सिलेक्ट किया अपने पेपर्स के अंदर? सर मेरा ना शुरू से टारगेट था कि पेपर A स्टार में जाएगा, हम्म। मतलब आई विल वर्क फॉर A स्टार। तो वेन एवर वी टारगेट एनी हाई रैंक जर्नल A स्टार या A, तो आपको हमेशा ये देखना है कि आप हल्के जर्नल्स नहीं लोगे, क्योंकि जब आपका पेपर रिव्यू में जाता है तो जो आपके रिव्यूअर्स होते हैं सबसे पहले ये देखते हैं अदर देन वर्ड काउंट, कि जो उन्होंने मेंशन किया इतना मिनिमम वर्ड काउंट होना है, आपने किस टाइप के जर्नल्स को रेफर किया है। क्योंकि अगर आप वीक जर्नल रेफर करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपकी स्टडी वीक ही होगी। अगर आप स्ट्रॉन्ग जर्नल्स रेफर करोगे तो बाय डिफॉल्ट मतलब देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टडी वुड बी स्ट्रॉन्ग। तो हम्म। आपको जर्नल्स की सिलेक्शन में बहुत केयरफुल रहना होगा। मेरी पर्सनल एडवाइस यही है कि आपको स्कोपस एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, आप स्कोपस पे देखो, उसमें आपके पास सारी स्टडीज आ जाती है। वेब ऑफ साइंस देखो, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं वो, क्योंकि या तो उनके पास शायद एक्सेस नहीं होता यूनिवर्सिटीज में स्कोपस वेब ऑफ साइंस का, वो गूगल स्कॉलर उठाते हैं। तो आप हम्म। जैसे जर्न अपना पेपर के अंदर रिसर्च मेथोडोलॉजी में लिखोगे कि वी हैव टेकन पेपर्स बेस्ड ऑन गूगल स्कॉलर, तो आपका चांसेस है कि पेपर आगे नहीं जाएगा, डेस्क रिजेक्ट हो सकता है। या फिर रिव्यूअर सीधा बोलेगा, अगर डेस्क रिजेक्शन नहीं हो रहा है फर्स्ट राउंड में गया है, कि पेपर को रिवाइज एंड रीसबमिट कर दो। मतलब इट्स नॉट लाइक कैंसिल अ पेपर बट रिवाइज एंड रीसबमिट, और उसमें 100% लिखा होगा कि पॉपुलर डेटाबेस को रेफर करो, स्कोपस वेब ऑफ साइंस, क्योंकि ये वो है जहाँ पे अच्छे पेपर्स मिलेंगे। तो अगर आप अच्छे जर्नल को टारगेट करना चाहते हो तो ऑलवेज रिमेंबर आपको बहुत अच्छे जर्नल्स को रेफर करना पड़ेगा। तो जैसे हम्म। मुझे आईजीएम करना था तो मैंने स्कोपस वेब ऑफ साइंस ये सब करे। और जब स्कोपस वेब ऑफ साइंस को करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपके गूगल स्कॉलर के पेपर आ ही जाते हैं, आ ही कवर हो जाता ही जाते हैं, ऐसी कोई है। प्रॉब्लम।
तो फिर स्कोपस में ऑलमोस्ट ऑथेंटिक चीजें सारी हैं जी। और अगर आप थीसिस वगैरह इंक्लूड करोगे तो आपको प्रोक्वेस्ट को रेफर करना होगा। मेरे पेपर में मैंने थीसिस रेफर फर्स्ट वाले में नहीं की थी, सेकंड वाले में हमने की थी क्योंकि रिव्यूअर ने हमें बोला कि थीसिस नहीं है। ओके। और हमारा गुड लक है, हमें थीसिस से जो अब कई बार पेपर मिलते हैं लेकिन पेपर में आपको जो डेटा चाहिए मेटासेम रन करने के लिए वो होता नहीं है। तो आप ये भी फिर लिख सकते हो कि वी रेफर द प्रोक्वेस्ट और वॉट एवर डेटाबेस बट वी स्टडीज कुडंट फिट आवर रिक्वायरमेंट। वो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में सब लिखना पड़ेगा। ओके। तो जो आपका क्वेश्चन था किस टाइप के जर्नल, तो वो डिपेंड करता है आपका टारगेट क्या है। अगर आपको हाई क्वालिटी पेपर लिखना है तो हाई क्वालिटी जर्नल, नॉर्मल तो नॉर्मल, मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जेक्टिव कि आपको करना कैसे है। वंडरफुल। वैसे तो यही है अच्छा जर्नल में। तो अपेक्षा, इसमें तो बहुत टाइम लगा होगा जो इतना डाटा कलेक्ट करने में, तो ये आपने अकेले किया या टीम में काम किया? सर मेटा एनालिसिस पेपर में सबसे ज्यादा टाइम डेटा कलेक्शन में लगता है मैक्सिमम। जो जैसे अगर हम पेपर के फेजेस डिवाइड करें, डेटा कलेक्शन एंड देन एनालिसिस एंड देन राइटिंग, तो मैक्सिमम टाइम इज टेकन बाय डेटा कलेक्शन। हम्म। तो प्रेफरेबली तो टीम में ही करना चाहिए, हमने टीम में ही करा। 4 लोगों की टीम थी क्योंकि इंडिविजुअली हो नहीं सकता। होता क्या है, जब आप स्कोपस से पेपर सर्च करोगे तो आपको 2000 3000 पेपर मिलते हैं। तो एक बंदा 2000 3000 पेपर तो नहीं कर पाता, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे आपस में और फिर करेंगे। तो इट्स बेटर टू गो इन टीम रादर देन वर्किंग अलोन। बाकी अगेन आपके खुद के उस पर भी डिपेंड करता है आप कितने केपेबल हो। तो आप अगर है कि बहुत ज्यादा टाइम है और आप मैनेज कर सकते हो तो अकेले भी कर सकते हो, बट बेटर यही रहता है मेटा एनालिसिस मेटा सेम बेस्ड स्टडीज ग्रुप में हो तो अच्छा है। ये हम्म। बहुत पेपर होते हैं वेब, ये तो स्कोपस, फिर वेब ऑफ साइंस का, फिर आपको गूगल स्कॉलर का भी आता है, फिर आपको सब कुछ मैच करना होता है, कितने पेपर मैच हैं, कितने ओवरलैप हैं। फिर हर पेपर को टाइटल एक्सट्रैक्ट करोगे, फिर उनके अंदर का कंटेंट देखोगे, तो इट्स टाइम कंज्यूमिंग, मतलब 4 5 मंथ्स लग जाते हैं। लग जाते हैं, फिर करेक्ट। एक बार डेटा आ जाएगा फिर टाइम नहीं लगता। हाँ, फिर तो टाइम नहीं लगता। पर इसमें हर फिर हमेशा आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट नहीं भी मिलता पेपर में, तो कई बार ऐसा भी रहता है कि आपको टी मिला या आर स्क्वेयर है, बीटा है, या कुछ और स्टैटिस्टिक्स है जो कन्वर्ट करने पड़ते हैं, तो आपको भी ये सब करना पड़ा या सब में आर मिल गया था आपको? सर लकीली हमारे पास एनफ स्टडीज थी क्योंकि यूट आउट मॉडल पे बहुत काम हुआ है, तो मिल गया था। लेकिन हाँ, मैंने कई लोगों को देखा है वो करते हैं कि आर नहीं मिल रहा है तो बीटा को आर में कन्वर्ट कर बीटा लेंगे। को आर में कन्वर्ट बट कर। वैसे ऐसा प्रैक्टिकली नहीं करना चाहिए। ओके। इसका भी रीजन क्या होता है, क्योंकि आप देखो, अगर हम मेटासेम की बात कर रहे हैं तो हम्म। बहुत सारे वेरिएबल साथ में काम कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल रिग्रेशन है। हम्म। तो मल्टीपल रिग्रेशन है, मल्टीपल रिग्रेशन के मॉडल पे आप काम कर रहे हो और आप इंडिविजुअल आर बीटा ले रहे हो और उसको फिर एब्सोल्युटली। कन्वर्ट कर रहे हो बीटा तो जो बीटा आपने हमें आर नहीं पढ़ाया होता है। पार्ट, नहीं हो सकता पार्ट मल्टीपल रिग्रेशन में पार्शियल नहीं कोरिलेशन होता। में बहुत चीज होगा। हम्म। तो बिल्कुल। वैसे लोग करते हैं लेकिन रिव्यूअर कई बार ऑब्जेक्शन उठा सकता है। तो हम्म। हमने नहीं किया था क्योंकि यही सोचा हमने, क्या मल्टीपल रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट है तो मतलब को रिलेशन कन्वर्ट करके नहीं हो पाएगा काम। ओके, और फॉर्चुनेटली आपके पास पेपर भी बहुत थे। हमारे पास पेपर भी बहुत थे, पर अगर नहीं होते तो शायद हम नहीं करते। रीजन मैंने आपको जैसे बताया हाँ, कि वो बिल्कुल। ठीक नहीं वो है। अप्रोक्सीमेट है, वो एग्जैक्ट नहीं है वो। हम्म। हाँ, आप मेटा एनालिसिस में कर सकते हो क्योंकि वहां आप इंडिविजुअल रिलेशनशिप कर हाँ, सकते हो, वहाँ वहां तो पे दिक्कत इंडिविजुअल नहीं है। इंडिविजुअल में तो जो है। हम मेटा सबसे पहले पढ़ते हैं कि सिंपल लीनियर हाँ रिग्रेशन में बीटा ही आ रहा है, तो वो हाँ तो सबसे एग्जैक्टली। इम्पोर्टेंट है चीज। ओके। तो आपने मेटा सॉफ्टवेयर सेम में कौन नहीं कौन से करना। यूज किए इसके लिए? सर मैंने किया, जैसे आपने बताया हुआ है वही सॉफ्टवेयर मैंने यूज करे। मेटा मेटा एसेंशियल एसेंशियल। तो मेटा हम्म। एसेंशियल सारा डेटा निकालने के लिए, राइट। ठीक है, इफेक्ट साइज एंड ऑल, और जो हम्म। भी पब्लिकेशन बायस वगैरह की वैल्यूज होती है। राइट। और मेटा सेम को फिर रन करने के लिए यूज किया एमोस। एमॉस को यूज किया, एमोस राइट। एंड IBM। तो ये इसमें जब भी तीनों। हम जैसे मैंने कुछ वीडियो में बताया था कि जब भी हम काम करते हैं मेटासैम के ऊपर, तो मेटा एनालिसिस मतलब हमें दो तरह का डाटा चाहिए। पहला डाटा हमें चाहिए दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन। फिर इंडिविजुअली हमें चाहिए हर वेरिएबल का मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और अल्फा, क्राउन बैग अल्फा, ये हमें कलेक्ट करना होता है ताकि आप सेकंड स्टेप में करेक्शन कर सकें। तो आपने भी यही स्टेप्स यूज किए, पहले करेक्शन किया। यही किया सर मैंने, पहले हमने आर लिया, आई मीन कोरिलेशन लिया। हम्म। कोरिलेशन लिया, स्टैंडर्ड हमने वो भी लिया, रिग्रेशन कोफिशिएंट भी लिया कि यू नेवर नो कहाँ किसकी थ्रू कर दे, क्योंकि दोबारा से स्टडी कर को इकट्ठा करो फिर डेटा लो, बहुत करेक्ट। मुश्किल होता है। तो करेक्ट। हमने क्या किया था, पेपर में जितना भी न्यूमेरिकल डेटा था ना हमने सब कुछ ले लिया था। ठीक है। हमने कोरिलेशन भी लिया, हमने बीटा भी लिया, हमने टी वैल्यू भी ली अगर जिस हम्म। किसी पेपर ने रिपोर्ट किया है।
सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट वैल्यूज भी लिया, स्टैंडर्ड राइट। डेविएशन भी लिया, हम्म। मीन भी लिया, अल्फा भी लिया और सीआर भी लिया। अगर राइट। दोनों चीजें रिपोर्टेड है तो हमने दोनों ली। वंडरफुल। तो मतलब हमने सब कुछ लिया, क्योंकि एंड में जब हम एनालिसिस करते हैं ना तब हमें लगता है अरे यार अल्फा तो कई स्टडीज का नहीं है बट सीआर सब स्टडीज का है, हाँ। तो फिर अल्फा ना लेके आप सीआर पे काम कर सकते हो। तो करेक्ट। वाइस वर्सा, सीआर नहीं है अल्फा सबका है तो आप अल्फा पे, क्योंकि हम्म। वापस से रीआइट्रेट करना है स्टार्टिंग के स्टेप पे, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब बंदा फ्रस्ट्रेट हो गया पेपर ही स्टॉप कर देगा। करेक्ट। तो तो यहाँ मेरा एडवाइस है, पेपर में जो भी, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट सर, हाँ हाँ। तो मेरा एडवाइस है आपको पेपर में जो भी न्यूमेरिकल आउटपुट मिलते हैं ना सब कुछ रिकॉर्ड कर लो। हम्म। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कोरिलेशन, रिग्रेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, सिग्निफिकेंट वैल्यूज, अल्फा एंड सीआर। हाँ, दीज आर द वेल, एंड लाइकर्ट स्केल आल्सो 5 पॉइंट है या 7 पॉइंट है। ओके। तो उसका भी आपने सब कोई कुछ करेक्शन किया, कोई 5 पे कोई 7 पे उनका कन्वर्ट किया हमने, कन्वर्ट किया? ओके। मीन और दैट्स स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि 5 के जो थे और 7 के थे अब आप कंपेयर नहीं कर सकते हम उनको भी। राइट। तो हमने सारे 5 पॉइंट स्केल्स को 7 पॉइंट पे कन्वर्ट ओके। वंडरफुल। दैट्स वंडरफुल। किया। ओके। वो ग्रेट। करना। तो अपेक्षा, जैसे हम एक जनरल सैम का पेपर लिखते हैं तो उसका बड़ा एक फिक्स टेम्पलेट सी होती है। मतलब आप इंट्रो लिखते हैं, अपना आर्गुमेंट बिल्डअप करते हैं, गैप्स देते हैं, फिर आपका हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, उसके बाद तो आपका हम्म, मेजरमेंट मॉडल, स्ट्रक्चरल मॉडल, दिस दिस दिस। पर मेटा सैम का भी कोई ऐसा हम्म। फॉर्मेट है, या इसको कैसे आपने प्लान किया पेपर के लिए? तो बेसिकली ना किसी भी तरह का पेपर हो मोर और लेस फॉर्मेट ना सेम ही रहता है। तो ओके। इसमें सबसे पहले तो वही एब्स्ट्रैक्ट जाएगा, फिर हम्म। इंट्रोडक्शन जाएगा। हम्म। इंट्रोडक्शन में सब कुछ लिखना है, हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्या और कैसे एड्रेस करेगी ये थ्योरेटिकल गैप को। हम्म। उसके बाद थ्योरेटिकल लेंस की, इस स्टडी के अंदर जो मॉडल यूज हो रहा है बेस स्टडी क्या रहेगी, वो हम्म। थ्योरेटिकल लेंस भी ऐड करेंगे। उसके बाद हम्म। लिटरेचर रिव्यू सेक्शन आ जाएगा फॉर ऑल द रिलेशनशिप्स जो हम स्टडी कर रहे हैं। हम्म। उसके बाद आपका आ जाएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी, कि आपने हम्म। कैसे रिसर्च को प्लान किया, तो उसमें आप हम्म। सब कुछ बताओगे, कहाँ से पेपर उठाए और क्राइटेरिया क्या था पेपर सिलेक्ट करने का या पेपर रिजेक्ट करने का, वो डिटेल में हम लिखेंगे। ठीक है। ज्यादातर सब मेटासेम या मेटा एनालिसिस पेपर के सेक्शन में लिखा ही हुआ है। राइट। फिर आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, एनालिसिस आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके ऊपर अगर आप ए स्टार ए जर्नल को टारगेट कर रहे हो तो कंट्रीब्यूशन को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, जिसको हम इम्प्लीकेशंस भी बोलते हैं। हम्म। तो थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन और उसके बाद कंक्लूजन। हम्म। तो जो रिव्यूअर होता है वो तीन चीजों पे ज्यादा फोकस करेगा। हम्म। इंट्रोडक्शन, अगर वीक इंट्रोडक्शन है तो पेपर डेस्क रिजेक्ट हो जाता है। हम्म। सेकेंडली वो फोकस करेगा आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी, और थर्ड वो आपका देखेगा इम्प्लीकेशन। वो हम्म। आपके एनालिसिस और रिजल्ट्स को बहुत बाद में देखते हैं, क्योंकि पहले वो देखेंगे पेपर छापने लायक है कि नहीं, इसके एब्सोल्युटली। अंदर कुछ स्ट्रेस, क्योंकि हम्म। एनालिसिस और रिजल्ट ज्यादातर हर बंदा कर सकता है और वो भी जाता है। ओके। तो उस पे वो फोकस बाद में करेंगे, पर ऐसा नहीं है फोकस नहीं करते, पर हम्म। पहले वो ये तीन चीजें देखेंगे। अगर ये तीन चीजें ऐप लगेगी तो एनालिसिस रिजल्ट्स तो सर ऐसी चीजें हैं उसको बंदा चेंज भी कर सकता है, तो हम्म। वो बंदे वो रिव्यूअर बता देगा कमेंट में, हम इम्प्रूव कर लेंगे। तो वो हम्म। यही देखते हैं कि पेपर में दम है कि नहीं, दम देखने के लिए वो इसी को देखेंगे कि इसने ढंग से पेपर बनाया है कि नहीं, वो रिसर्च मेथोडोलॉजी, पेपर में दम है कि नहीं, इंट्रोडक्शन और इम्प्लीकेशन सेक्शन, फिर उसके बाद वो आगे चले। तो ये रहेगा। वंडरफुल। तो आपको इस पूरी प्रोसेस में कितना टाइम लगा, भेजने से लेकर पब्लिश होने तक, और कितने बार रिवाइज करना भेजने पड़ा? से पब्लिश होने तक तो बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम क्योंकि लगा। पेपर रिजेक्ट भी हुआ है। रिजेक्ट भी होते हैं, हाँ, दैट्स अ 3 पार्ट ऑफ जर्नल्स में प्रोसेस। रिजेक्ट हुआ हमारा पेपर। ओके। तो ओके। हमें ये लेके चलो 2-2.5 साल। दो ढाई मतलब साल पेशेंस चाहिए सर, पेशेंस चाहिए। पेपर राइटिंग में पेशेंस चाहिए। अच्छा नॉर्मली एज अ रिसर्च स्कॉलर क्या होता है, बिकॉज आई वाज आल्सो इनटू दैट फेज, होता है पेपर छापना है 2 महीने 3 महीने पैसे देके छाप दो, तो क्योंकि वो फेज ही ऐसा होता है, पीएचडी के टारगेट्स होते हैं। राइट। तो पर पेशेंस रखेंगे तो हर एक पेपर अच्छी जगह छपेगा। रिजेक्ट भी एब्सोल्युटली। होता है तो रिव्यूअर के कमेंट आते हैं, उसके कमेंट देखो क्या है, उसके बेस पे थोड़ा सा पेपर को चेंज करो, फिर नेक्स्ट जर्नल में भेजो। करेक्ट। और रही बात पेपर लिखने में कितना टाइम लगेगा, अब 5 महीने तो लेके चलो डेटा कलेक्शन, हम्म। ठीक है। अब एनालिसिस पे देखो डिपेंड करता है, अब कई लोगों को जिनको डेटा एनालिसिस आता है पहले से ही, इस रिग्रेशन को सारी नॉलेज है, वो तो हफ्ते में कर देगा, रादर 2-3 दिन में करेगा। मैंने 2 दिन में खत्म कर दिया था एनालिसिस। मैंने दिन में 4-5 घंटे लगाए, 2 दिन में मेरा एनालिसिस खत्म हो गया, क्योंकि डेटा कलेक्शन हम इतने बोर हो गए थे, हमें पेशेंस लेवल खत्म हो चुका था। तो ये था यार फटाफट एनालिसिस करो और लिखो।
तो नहीं तो एनालिसिस 15-20 दिन में हो जाएगा, और कोई फ्रेशर है तो आप पहले पुराना पढ़ोगे फिर आप करोगे तो 1 महीना उससे भी लगेगा। और लिखने में डिपेंड करता है, टीम है आपस में आप लोग डिवाइड कर लोगे कौन इंट्रोडक्शन लिखेगा कौन क्या लिखे, तो लिखने में टाइम नहीं लगता सर, लिखना तो 10-15 दिन में हो जाएगा। तो हम्म। आप लगभग लगभग एक पेपर निकाल सकते हो 10 मंथ्स के अंदर, तो 8 to 10 मंथ। फिर उसके बाद आप भेजोगे, फिर वो आपकी किस्मत है, फर्स्ट टाइम में एक्सेप्ट हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे पेपर रिजेक्ट हुए, हम्म। तो 2-3 से तो रिजेक्ट हुए हमारे पेपर, हमने भेजा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्वार्टरली में भेजा, वहाँ रिजेक्ट हो गया। इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रंटियर से भी रिजेक्ट हो गया था। एक और में भेजा था, मुझे याद नहीं आ रहा किसमें भेजा था, तो फोर्थ ये था। तो यहाँ पे भी हमको मिला। और जो मेरा सेकंड पेपर है AJIS, वहां पे हमको मिला था रिव्यू एंड रीसबमिट। ओके। तो हमने दोबारा से फिर जो जो उन्होंने कमेंट्स बोले सब कुछ, सारा पेपर ऑल टुगेदर चेंज हुआ और हम्म। फिर भेजा। वंडरफुल। तो ये था। तो फर्स्ट पेपर मेरा आ गया था 2.5 साल में, सेकंड पेपर आ गया हमारा 3.5 साल लेके चलो, क्लोज टू 3.5 ईयर। और पर आ गया। और भी पाइपलाइन में है पेपर अभी? हाँ मेटा सर, सैम पे ही? और भी है। मेटा सैम पे ही? मेटा से। ओके। अच्छा अपेक्षा, ये पेपर अब जो हमारे व्यूअर्स हैं ये कहाँ मिल सकते हैं? कहीं रिसर्च गेट पे या किसी प्लेटफॉर्म पे? क्या ये ओपन एक्सेस में है या पेड है? ये सर ओपन एक्सेस नहीं है। अच्छा। वैसे तो स्कोपस पे मिल जाएंगे बट ओपन एक्सेस नहीं है, लेकिन स्कोपस का भी एक्सेस है तो फ्रीली डाउनलोड अच्छा है। तो मिल जाएगा वहां पे। यूनिवर्सिटी। तो पेपर का नाम और जो लिंक आप मुझे दे दीजिएगा, मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा वो। श्योरली सर, श्योरली मैं भेज ठीक है, दूंगी। वंडरफुल। तो आप कोई आगे वर्कशॉप वगैरह प्लान कर रहे हैं इसके ऊपर, मेटा सैम पे? आई तो थिंक की भी जा नाउ यू आर सकती द करेक्ट पर्सन। आपको लेनी चाहिए इस पे एक वर्कशॉप जो आप डिटेल में बता सके क्या है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई वर्कशॉप हुई है मेटा सैम के ऊपर, अभी तक कोई नहीं हुई है। हाँ, मेटा सम पे नहीं है सर। हाँ, मेटा मेटा एनालिसिस एनालिसिस पे पे तो काफी है, हुई पर है, पर मेटा मेटा सम सैम पे तो ऑलमोस्ट नील है। तो इसमें आई विल पेपर्स भी रिक्वेस्ट। बहुत कम, हाँ, पेपर भी बहुत कम। बहुत। तो और अगर जैसे, हम्म। हाँ जी सर, हाँ, आप बोलिए प्लीज। तो अगर स्कॉलर्स जैसे वीडियो देख रहे हैं एंड इफ दे आर प्लानिंग टू राइट द मेटा सेम, तो मैं यही बोलूंगी रादर देन गोइंग फॉर मेटा एनालिसिस आप मेटा सेम पेपर लिखो, क्योंकि आप जिस भी एरिया की बात करोगे ना, टैम में यूट में तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। बट अगर आप जिस भी फील्ड में कर रहे हो, HR मार्केटिंग फाइनेंस, आप देखना मेटा सेम की स्टडीज होंगी नहीं, 99% वो होंगी नहीं, क्योंकि मेटा सेम पे कोई काम करता नहीं है, थोड़ा काम नहीं। डिफिकल्ट है, पेशेंस लेवल चाहिए। हम्म। तो इसीलिए, लेकिन आपका पेपर छपेगा अच्छी जगह अगर आप कर पाओ तो। और बहुत इसीलिए सारे स्कॉलर्स को ये लगता है कि मेटा सैम पे सिर्फ HR के मार्केटिंग के काम करते हैं, पर फाइनेंस के एरिया में भी काफी है। बन सकता है वहां पे भी। बन हम्म। सकता है सर, इंफॉर्मेशन सिस्टम से भी है, मैंने अब इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में किया। हम्म। फाइनेंस में तो सर मुझे लगता है बहुत हो सकता है, क्योंकि फाइनेंस में तो कोरिलेशन वैल्यू ऑलमोस्ट हर पेपर में होती ही है। होती है वहां पे, काफी इजी है। करना चाहिए। होगा काम, मतलब किसी पर्टिकुलर फील्ड तक लिमिटेड नहीं है, मेटा एनालिसिस मेटा सेम आप किसी से भी कर सकते हो। और एक्चुअली ये मैनेजमेंट वाले सबसे लेट हैं, ये मेडिसिन से शुरू हुआ, उसके बाद कंप्यूटर से होता हुआ बहुत लेट मैनेजमेंट के लोग आए हैं मेटा एनालिसिस में, मेटा सैम में। हाँ जी सर। लेकिन बाकी सब हाँ जी फील्ड्स में सर। बहुत है। चलो, दैट्स अ और रियली ये अच्छी वंडरफुल। स्टडी। हम्म। और सर इसमें ये टेंशन भी नहीं है कि लोगों से जाके आपको डेटा कलेक्ट करना है, लोग मना करते हैं, मतलब पीछे पीछे भागते रहो, क्रॉस सेक्शनल स्टडी करना डिफिकल्ट है। इसमें क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है, तो आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी भी करोगे तो सर डेटा कलेक्शन में टाइम वहां भी लगता है, फाइव ओके। टू सिक्स मंथ्स हम्म। पर यहाँ एटलीस्ट ये टेंशन तो नहीं है कि बंदा भरेगा आपका सर्वे की नहीं भरेगा, आपको पीछे नहीं भागना, हाथ पैर नहीं जोड़ने। यहाँ तो आपको एग्जिस्टिंग है, बस आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग करना है। और हम्म। अगर आपके पास टाइम है, अगर जैसे आप लोग स्कॉलर्स हैं, इफ यू आर नॉट इनटू जॉब, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दिन में 4-5 घंटे लगा के करोगे तो जल्दी हो जाएगा। हम लोग तो क्या सब वर्किंग भी थे, हाँ तो जी। 2 घंटे दे रहे हैं, 1.5 घंटा दे रहे हैं, तीन राइट। घंटे तो शायद कभी दिए होंगे, दिए ही नहीं होंगे। तो हम्म। इसलिए थोड़ा थोड़ा स्लो प्रोसेस चल रहा था। राइट। और फैमिली भी है तो ऑफ कोर्स, और फैमिली भी है, बच्चे भी है, सारी ओके। चीजें हैं, फिर मेरे पास असिस्टेंट डीन का भी चार्ज एग्जामिनेशन का, वो भी चीजें चलती रहती हाँ है, जी, वो पेपर है। रहता ही है बिल्कुल। चलिए, एनी एनी फाइनल वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर द स्कॉलर्स, अपेक्षा? सर 2 चीजें ध्यान रखनी चाहिए स्कॉलर्स को, ऑलवेज कीप योर ड्रीम हाई, एटीट्यूड स्ट्रांग रखना है, पेशेंस लेवल होनी, रिसर्च स्कॉलर के पास पेशेंस लेवल नहीं है तो वो कुछ नहीं होता। कुछ भी नहीं बने, पेशेंस रख, सीरियसली। बहुत पेशेंस रखना है। ड्रीम और बिग, पेशेंस। करेक्ट।
और डेली अपने से पूछना है कि हमने क्या नया सीखा और क्या नया कर सकते हैं, लगे रहना है कंटिन्यूअसली। चलिए, और सो वंडरफुल। नीरज कौशिक सर की जो जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड होती है सब देखनी है, कुछ ये नहीं छोड़ना है। ये मैं एडिट अपने करके आप ही डिलीट कर अपडेटेड रहेंगे। चलिए, बहुत कुछ है अभी जो सीखना है अपेक्षा। तो आपका ईमेल आईडी मैं प्रोवाइड कर दूं अपेक्षा, अगर कोई आपसे पर्सनल कुछ पूछना चाहे मेल के ऊपर, यू विल बी कंफर्टेबल? जीमेल वाला कर देना। जीमेल वाला। श्योर अपेक्षा। जी। सो अपेक्षा, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर द टाइम, ऑनर्ड। थैंक यू।